दाजी माजरत, मगर हम अपनी बेटी का निकाह आपके पागल बदकिरदार नवासे से नहीं करेंगे। सिरिया बेगम अपनी नफीस शॉल बाएं हाथ से संभालती दादी के सामने जिंदगी में पहली बार शायद बोली थी। कमरे से बाहर दरवाजे के साथ लगी स्याह शॉल में छुपी सहमी सी वो अंदर छिड़ी सर्द जंग पर तड़पी। सूर्या, आपको कोई हक नहीं बनता किसी पर बहतान लगाने का। बहतान? ये तो आप भी जानते हैं ना, ये बहतान नहीं सच है, करेहत आमेज सच। आपका लाडला नवासा जानी और पागल है। मैं अपनी पाकीज़ा बेटी को उसके निकाह में हरगिज नहीं दूंगी। लहजा धीमा सा था मगर अटल भी था। किश्वा को बुलाओ, मुझे मेरी पोती पर पूरा यकीन है कि वो मेरा मान नहीं तोड़ेगी। एक बेमोल सा आंसू बाहर खड़ी किश्वा की आंखों से गिरा था। एक दफा फिर मान और यकीन के बोझ में एक मासूम सिन्फ पिसेगी। वो भी एक आम सी ही लड़की थी। उसने भी जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे थे अपने हमसफर को लेकर। उसने खुद को बहुत संभाल कर रखा था, तो क्या उसका हमसफर बदकिरदार? स्याह शॉल से उसका सफेद हाथ निकला। उसे लगा उसके हाथों पर मौजूद लकीरें उसका मजाक उड़ा रही हैं। आंसू हथेली को भिगो कर गिर पड़े। दाऊद अलीम, जिसके पास से गुजरते हुए भी उसकी जान निकलती थी, कुजा के उस शख्स के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर देना। वो पलटी मगर आखिरी जुमले पर रुक गई। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे तुम्हारी मिन्नतें ना करनी पड़ती छोटी बहू। दादी की गुस्से और बेबसी से लबरेज आवाज पर किश्वा का जब्त टूटा। उसके बाबा का जिक्र ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ था। अगर कोई पूछे कि किश्वा फरीद की कमजोरी क्या है, तो वो बिला झिझक फरीद जतोई का नाम लेती। मुझे निकाह कबूल है दादी। दोनों हाथों की मदद से दरवाज़ा खोलती अपनी मौत का सामान वो खुद ही कर गई थी। निकाह के चंद मिनट बाद चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थी। बड़ी हज्जन बीवी बनती थी। एक जानी से निकाह हो रहा है इसका। तंज से लबरेज आवाज उसके कदम डगमगा गई। उसने चौंक कर अपने साथ बैठे अपने शोहर को देखा, जो मुसलसल जमीन की तरफ खौफनाक नजरों से घूर रहा था। आज जतोई हाउस में खासी गहमा गहमी महसूस हो रही थी। हालांकि आज किश्वा फरीद की सालगिरह थी और उसे अपनी सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाना हरगिज पसंद ना था, और ख़ास तौर पर अपने बाबा के बाद गुज़िश्ता 6 सालों में वो ये दिन अपनी मामा या फुफ्फो के साथ गुजारती थी। लेकिन पिछले साल फुफ्फो के इंतकाल के बाद उसका कोई इरादा था भी नहीं इस दिन को मनाने का। मगर फिर भी आज घर को ऐसे सजाया जा रहा था जैसे उसकी नहीं, दादी की लाडली तमन्ना नवीद जतोई या होनहार पोते अंसर सईद जतोई की सालगिरह हो। वो तल्खी से सोचने पर मजबूर हुई। हाँ, ये भी हो सकता है ये सारी तैयारी उसकी माँ ने की हो, और अपनी माँ की मोहब्बत पर किस बच्चे को शक होता है भला। अपनी सारी सोचों को पसे पुष्ट डालकर उसने शीशे में देखा। भूरे रंग की ढीली ढाली फ्रॉक उसके वजूद के नशेबो फराज बताने से कासिर थी। साथ ही नकाब से झलकती आंखें और हाथों के सिवा हर हिस्सा छुपा हुआ। सामान समेट कर वो बाहर निकली। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो बुरी तरह ठिठकी। आज पूरे 1 साल बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला था और अपनी वहशतनाक आंखें उस पर गाढ़े किश्वा को लरसने पर मजबूर कर गया था। अजीब बिखरा हुलिया, सुर्ख आंखें, सूजे हुए पपोटे, खुश्क कहतज़दा होंठ, जैसे बरसों से पानी की एक बूंद न छुई हो, मैले से कपड़े, कदरे भरी भरी हुई सी दाढ़ी। उसे ज्यादा देख नहीं पाई वो और नजरें चुराकर आंखें सामने की। गले में कांटे फंसे। फिर वो कांपती टांगों के साथ भागती गिरती सीढ़ियां उतरती। उसकी टक्कर बुरी तरह सीढ़ियों से नीचे फोन पर किसी से बात करते अंसर सईद के साथ हो जाती है। अगर वो अपने दोनों हाथ से ग्रिल को थाम कर पैरों को ना रोक लेती। अंसर बुरी तरह चौंका था। अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। तुम ठीक हो? अंसर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। जी जी ठीक हूँ। हाथ पकड़ने की बजाय वो ग्रिल के सहारे खड़ी होती वहाँ से निकलती गई। अस्सलामुअलैकुम। किश्वा सलाम करती हुई डाइनिंग रूम में आ पहुंची। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर दाजी बैठे थे, जिनसे झुककर किश्वा ने प्यार लिया। सालगिरह मुबारक हो मेरे बच्चे। फिर ताया जी और चाचू से, सालगिरह मुबारक हो आपकी। जैद और आइद एक साथ बोले, शुक्रिया बच्चे। जबकि तमन्ना और हुस्ना अपने अपने फ़ोन में लगी हुई थी। उसकी वैसे भी अपनी कज़नों से बनती भी नहीं थी। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। पीछे से आती अपनी मम्मा की आवाज़ पर किश्वा कुर्सी पर बैठती बैठती ठिठकी। मम्मा। किश्वा भाग कर उनके गले लगी। सूर्या बेगम ने उसके ढके सर पर लब रखे। यार, ये जो हमारी कज़न है, इसे कोई एलर्जी है या फिर सेल्फ ऑब्जेशन है जो घर पर भी चेहरा छुपाए रखती है। अंसर हुस्ना और तमन्ना के दरमियान वाली कुर्सी पर बैठता हल्की आवाज़ में बोला, अरे ब्रो सेल्फ
इसे नहीं, हुस्ना अंसर को हकीकत बताओ। मैडम का चेहरा जला हुआ है, इसकी वजह से मुंह छुपाती है। हुस्ना की बात काट कर तमन्ना ने तनफ्फुर से कहा, क्या, कैसे? अंसर को शदीद हमदर्दी हुई। ओफो, कुछ नहीं, तेल की छींटें गिर गई थी। जबकि हुस्ना आंखें फाड़े उसे सुन रही थी। आखिर कब जला उसका मुंह, मगर वो बोली नहीं। बेचारी अंसर कॉफी का सिप लेता अभी उसे ही देख रहा था जो माँ के गले लगी खड़ी थी। आ जाओ मेरी जान, आज का सारा दिन मैं आपके साथ ही गुजारूंगी। किश्वा बहुत खुश हुई थी। आइद, दादी की पुकार पर सब उन्हीं की तरफ मुतवज्जो हुए। मेरे कमरे में अलमारी के पहले खाने में एक डब्बा है, लेकर आओ। जी दादी। थोड़ी देर बाद आइद हाथ में छोटा सा लकड़ी का डब्बा पकड़े वहां आया। किश्वा बच्चे इधर आओ। दादी की आवाज़ पर किश्वा उठकर उनके करीब गई। जी दादी। बेटा, ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। उस खूबसूरत से लकड़ी के डब्बे में वाइट गोल्ड का ब्रेसलेट और गाड़ी की चाबी थी। दादी, खुशी के मारे उसकी आवाज़ ऊंची हुई। दादी, मगर सूर्या बेगम परेशान हुई। जब से फरीद साहब का इंतकाल कार एक्सीडेंट से हुआ था वो डर गई थी। इसी वजह से उन्होंने किश्वा को उसकी ज़ाती गाड़ी भी नहीं दिलवाई थी। किश्वा को खुशी से उछलता देख जहां तमन्ना ने पहलू बदला, वहीं अंसर ने भी पुरशौक नज़रों से अपनी ढकी छुपी अनोखी कज़न को देखा था। उसे तजस्सुस हुआ था अपनी कज़न को देखने का। नींद में एक अजीब सा ख्वाब देखकर कलीम जतोई बेदार हुए। चेहरे पर पसीना और सांस उखड़ रही थी। जब कुछ धुंधला धुंधला सा दिमाग पर लहराया, अपनी आंखों को खोलकर देखा तो सामने सोफे पर जमीन को घूरता कोई वजूद नजर आया। दादी ने हाथ बढ़ाकर अपना चश्मा उठाया। वो वजूद वाजे हुआ। दाऊद। दादी की आवाज़ कांपी। आज पूरे 1 साल बाद उन्होंने उसे देखा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। हमेशा उनसे गलतियां हुई हैं। वो हमेशा किसी न किसी के साथ किसी दूसरे की वजह से ज्यादती कर जाते थे। साल पहले का मंजर, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा मशीनों से जकड़ा वजूद दानिया जतोई का था, जो जाते हुए भी अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। मेरा बच्चा दाऊद मेरा भी बेटा है, मैं हूं ना उसके लिए। तुम फिक्र मत करो, तुम बस जल्दी से ठीक होकर घर आओ मेरी जान। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी ज़रूरत है। बाबा, मेरे मेरे बाद मेरे दाऊद का कोई भी नहीं है बाबा। इसे अकेला मत होने देना। मेरा बच्चा बहुत मासूम है बाबा। उसकी जिम्मेदारी आप पर डालकर जा रही हूँ मैं। वो बेकसूर है। आंखें भीग गईं। ताजी उठकर दाऊद के करीब गए जो हाथ में पकड़े रोबिस क्यूब के साथ खेल रहा था। दाऊद, दादी ने पुकारा तो उसके चलते हाथ रुक गए, मगर आंखें जमीन पर थीं। उन्होंने दाऊद को गले से लगा लिया। थोड़ी देर पहले दादी के कमरे से तमन्ना बाहर निकली थी, जिसके चेहरे पर कुछ पा लेने की खुशी थी, लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट। छोटी ताई, आपको दादी अपने कमरे में बुला रहे हैं। बिना इजाजत सूर्या बेगम के कमरे में आती तमन्ना बोली तो उन्होंने नागवार नजरों से उसे देखा, जबकि टॉवल से चेहरा खुश्क करती किश्वा भी चौंक गई। अभी वो अभी वो वजू करके आई थी कि तमन्ना कमरे में आ गई। आइंदा मेरे कमरे में इजाज़त के बगैर दाखिल मत होना, सर्द लहजे में कहती वो कमरे से निकल गई। कैसी हो कज़न? तमन्ना बेतरतीब कदम लेती किश्वा के करीब आई। क्या फ़ायदा इतने हुस्न का? उसकी शफाफ जिल्द पर अपने तराशे नाखून वाली मखरूती उंगली फेरते वो बोली, अपना हाथ पीछे रखो तमन्ना। किश्वा ने कसमसा कर कहा। वो उस वक्त वजू में थी, कोई गलत बात मुंह से निकालना ना चाहती थी। तुम्हें आगाह करने आई थी, मगर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो लगता है। क्या मतलब? बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे जोड़ी अच्छी रहेगी, हज्जन बीबी और पागल। किश्वा का दिल अजीब से ख्याल से कांपा। वो भागते हुए कमरे से निकली। दादी माजरत, मगर हम अपनी बेटी का निकाह आपके पागल बदकिरदार नवासे से हरगिज नहीं करेंगे। सूर्या बेगम अपनी नफीस शाल बाएं हाथ से संभालती दादी के सामने जिंदगी में पहली बार बोली थी। कमरे के बाहर दरवाजे के साथ लगी स्याह शॉल में छुपी सहमी सी वो अंदर छिड़ी सर्द जंग पर तड़पी थी। सूर्या, आपको कोई हक नहीं बनता किसी पर बहतान लगाने का। बहतान? ये तो आप भी जानते हैं, ये बहतान नहीं, सच है, करेहत आमेज सच। आपका लाडला नवासा जानी और पागल है। मैं अपनी पाकीज़ा बेटी को उसके निगाह में हरगिज नहीं दूंगी। लहजा धीमा सा था मगर अटल था। किश्वा को बुलाओ, मुझे मेरी पोती पर पूरा यकीन है, वो मेरा मान नहीं तोड़ेगी। एक बेमोल सा आंसू बाहर खड़ी किश्वा की आंख से गिरा। एक दफ़ा फिर मान और यकीन के बोझ में एक मासूम सिन्फ पिसेगी। वो भी एक आम सी लड़की थी। उसने भी जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे थे अपने हमसफ़र को लेकर। उसने खुद को बहुत संभाल कर रखा था, तो क्या उसका हमसफ़र बदकिरदार
स्याह शॉल से उसका सफ़ेद हाथ निकला। उसे लगा उसके हाथों पर मौजूद लकीरें उसका मजाक उड़ा रही हैं। आंसू हथेली के बीचों बीच गिरे। दाऊद अलीम, जिसके पास से गुजरते हुए भी उसकी जान निकलती थी, को जाके उस शख्स के नाम अपनी पूरी ज़िंदगी कर देना। वो पलटी, मगर आखिरी जुमले पर रुक गई। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे तुम्हारी मिन्नतें ना करनी पड़ती छोटी बहू। दादी के गुस्से और बेबसी से लबरेज आवाज़ पर किशवा का जब्त टूटा। उसके बाबा का जिक्र ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अगर कोई पूछे किशवा फरीद की कमज़ोरी क्या है तो वो बिला झिझक फरीद जतोई का नाम लेती। मुझे निकाह कबूल है दादी। दोनों हाथों की मदद से दरवाज़ा खोलती वो अपनी मौत का सामान खुद कर गई। ये क्या कह रही हो किशवा? मम्मा, आपने मुझे खुद मुख्तार बनाया है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकूं। ज़िंदगी के फ़ैसले लेने की इजाज़त दी थी, अपने लिए जहन्नुम खरीदने की इजाज़त नहीं दी थी। मम्मा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। किशवा, खुदारा रहम करो। मैंने मरने के बाद तुम्हारे बाप को भी जवाब देना है। जवाब तो मैंने भी देना है मम्मा, कि मैं तब खामोश क्यों थी जब बाबा के बाबा मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े थे। सब कुछ आनन फानन हुआ। सूर्या बेगम ने भी उसे बहुत रोका, मगर जब वो फैसला ले ही चुकी थी तो मुनकर कैसे होती। जहाँ घर के आधे अफराद खामोश थे, वहीं पर आधे लोगों की खुशी देखने के लायक थी। किशवा बच्चे, आपने बहुत नेक फैसला किया है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। ये उसकी ताई जान थी जो सर पर हाथ रखकर प्यार से बोली। अंसर सईद गायब दमागी से उस फैसले की बाबत सोच रहा था। क्या शादी निकाह यूं भी आनन फानन होते हैं? क्या हुआ कज़न, इतने हैरान क्यों हैं? तमन्ना अपने चेहरे पर आई लट कान के पीछे करते हुए बोली। नहीं, कुछ नहीं। अरे परेशान क्यों होते हो? यहाँ पर तो ये सब आम सी बात है। और फिर बच्चों के फैसले पर हाँ भी करनी पड़ती है। कुछ बावर करा रही थी वो उसे जैसे। अंसर ने ताज्जुब से सामने भूरे हिजाब में सुर्ख रंग की चुनरी ओढ़े बैठी किशवा पर नजर डाली। काश वो जल्दी फैसला कर लेता। लब काट कर सोच कर रह गया वो। किशवा फरीद जतोई, आपका निकाह दाऊद अलीम काजमी से कबूल है। कबूल है। निकाह के चंद मिनट बाद चहमिगोइयाँ और सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थी। बड़ी हज्जन बीबी बनती थी। एक जानी से निकाह हो रहा है इसका। पागल भी है वो तो, पता नहीं क्या होगा बेचारी का। दादा ने जुल्म ही कर दिया बच्ची पर। चेहरा छुपाती थी, सुना है चेहरा जला हुआ है इसका। तन से लबरेज आवाज उसके कदम डगमगा गए थे। उसने चौंक कर अपने साथ बैठे अपने शोहर को देखा जो मुसलसल जमीन की तरफ खौफनाक नजरों से घूर रहा था। उसकी रूह पर बेशुमार जख्म लगे थे। बेशक उसकी अपनी कज़न से नहीं बनती थी, मगर उनका कोई हक नहीं बनता था कि वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर कमेंट्स पास करें। निकाह के बाद वो वहाँ दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई थी। जिंदगी के हसीन तुरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं। निकाह के सुर्ख जोड़े में मलबूस वो उस अंधेरे कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। उसी अंधेरे कमरे में जहाँ से गुजरते हुए वो 100 बार सोचती थी। कानों में अभी भी तमन्ना और हुस्ना की तमस्कर अड़ाती सरगोशियाँ, लोगों की हमदर्दी से लबरेज आंखें। जानी है वो, पागल है वो। कानों में हथौड़े बजाती आवाज़ें। ठक से दरवाज़ा खुला तो वो उछली थी। जब दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया, सुर्ख लहू झलकाती आंखों समेत उसकी तरफ वो बढ़ा। मुझे कुछ मत कहना। मगर वो बढ़ता चला आ रहा था। फिर अपने हाथों से उसने उसकी गर्दन दबोची और उसकी आंखें बंद हुई। उसके करीब, बहुत करीब, उसका गला दबा रहा था वो। नहीं करो दाऊद, नहीं। एकदम से उसकी आंख खुली, पसीने से शराबूर चेहरा हलक में जैसे उसके अनदेखे जख्म ताज़े कर गया। आंसू फिर से फिसलने लगे। यकदम वो बेड से उठ खड़ी हुई। नज़र एक तरफ की तो 12 बजने में 32 मिनट बाकी थे। जब उसे याद आया कि निकाह के बाद वो वहाँ से दौड़ती हुई कमरे में चली आई थी। रोते हुए उसकी कब आंख लगी उसे पता ही ना चला। जब से वो हिदायत के रास्ते में आई थी, ये उसकी पहली मगरिब की नमाज थी जो कज़ा होने के बाद छूट गई। वो फ़ौरन वज़ू करके जाए नमाज बिछाकर अपनी इशा की नमाज अदा करने लगी। दिल में बहुत मलाल जागा। मगरिब की नमाज छूट जाने पर वो कितनी नाशुक्री हो गई थी। इसी सबब उसकी नमाज रह गई। दिल तड़पा, रूह तक को मलाल हुआ उसे। कुरान पाक की तिलावत करते हलक में आंसुओं का गोला बना। तिलावत के बाद वो बयान निकाल कर बैठ गई। जब कानों में यह आवाज़ गूंजे तो उसे लगा कि उसके अंदर का सारा गम नमी के कतरे बनकर बहता चला जा रहा है। ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है। होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है,
तो मैं भी तुझे दूंगा वो जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी आजिज़ बंदी तेरे हर फैसले के आगे बेबस हूँ, मुझ पर रहम फरमा, मुझे अपनी चाहत की तरफ मोड़ ले, मुझे साबित कदम रख, मुझे गुनाहों से बचा कर रख, मुझे इस रिश्ते को निभाने की तौफीक अता फरमा, मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे मुझे 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा, मुझे दुनियावी फितनों से बचा ले या रब, मुझे दुनिया की रंगीनियों से ज़्यादा आखिरत की अब्दी ज़िंदगी की चाहत है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शोहर ज़ुबान लर्जी, या अल्लाह तू तो राज़ों से वाकिफ़ है ना, उन्हें ठीक कर दे। निकाह के बाद गफूर दाऊद को कमरे में ले आया था, हाथ में पकड़ा छोटा सा खिलौना जो दाऊद को अपनी जानिब करता था। गफूर ने लेना चाहा तो दाऊद ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। गफूर लड़खड़ाया था। छोटे साहब, आपने सोना नहीं, दवाई खाकर सो जाएं। वो थका हुआ लगता था। तभी बेजार सा उसके आगे आया, दवाई निकाल कर उसके सामने की, जिसे उसने हाथ मारकर फेंक दिया। खुद दौड़ता हुआ वॉशरूम में बंद हुआ। गफूर परेशान हुआ। अगर दाऊद ने अपने साथ कुछ कर लिया तो उसकी खैर नहीं थी दाजी से। छोटे साहब दरवाज़ा खोलें, छोटे साहब दरवाज़ा खोलें, मगर सर झटक कर अभी भी वो अपने खिलौने से ही खेल रहा था। कभी हवा में लहराता तो कभी फर्श पर, कभी खुद से बातें करता। गफूर फौरन सबसे नीचे दाजी के कमरे की तरफ भागा। दाजी दाजी, गफूर ने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ गफूर, इतने परेशान क्यों हो? दाजी छोटे साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे। हाँफता हुआ वो उन्हें बताने लगा। तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दाजी भी हाँफ चुके थे, मगर फिर भी हौसला करते दाऊद के कमरे में गए। कमरे का हाल देखकर उनका दिल बैठा। कमरे पर हर शीशा टूटा हुआ था, कोई भी चीज़ अपनी असली हालत में ना थी। दाऊद पुत्र, दरवाज़ा खोलना। दाऊद बच्चे, दरवाज़ा खोलो। दाऊद। दरवाज़ा चौथे से 5वीं दफ़ा खटखटाने पर वो सर हिलाता बाहर निकला। दाजी दाऊद। दाजी ने उसे खुद में भींच लिया। दाऊद के आंसू अपने नातवा कंधों पर महसूस करते उसकी पीठ सहलाने लगे। कितनी ही देर उस कमरे में उसके पास बैठे रहे। रात के पहर उसे सुलाकर एक बहुत बड़ा फैसला लिए वो कमरे से निकले थे। अभी वो दोबारा बिस्तर पर लेटी ही थी जब दरवाज़ा खटका। किश्वा चौंक गई। किश्वा चौंक गई कि रात के इस पहर कौन होगा। शायद माँ होगी। माँ आखिर कब तक औलाद से नाराज़ रह सकती है। हस्बे मामूल चेहरा ढांप कर दरवाज़ा खोला तो सामने तवक्को के मुताजाद अंसर सईद जतोई खड़ा था। किश्वा की पकड़ अपने दुपट्टे पर मजबूत हुई। जी, कोई काम? अजली पूरे तमाद लहजे में पूछा। नहीं, काम नहीं, मुझे दुख हुआ, दाजी ने जो किया, और फिर सबसे बढ़कर जो दाऊद के बारे में सुनने को मिला। आप रात के इस पहर एक गैर महरम से उसके शोहर की बाबत हमदर्दी करने आए हैं। आवाज़ और अल्फाज दोनों ही बहुत सर्द थे, अलबत्ता नज़रें ज़मीन पर थीं। अंसर खामोश हुआ, मगर उसकी जज्बाती हालत समझकर उसका लहजा फरमोश कर गया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कंडीशन। डॉक्टर हैं आप? नहीं तो फिर? वो लाजवाब हुआ। किश्वा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा फिर से खटका था। किश्वा के माथे पर बल नमूदार हुए। दरवाज़ा फिर से बजा। चेहरा ढांपे दरवाज़ा खोला। अभी मुंह से कुछ निकालती सामने खड़े दाजी को देख वो खामोश हुई। शायद उससे माफ़ी मांगने आए होंगे। लब काटते वो खड़ी रही। दाजी, आप मुझे बुला लेते, आपके लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना मुनासिब नहीं है। लहजे में फिक्रमंदी थी। दाजी को अपने फैसले पर मलाल आ रहा था। सही कह रही हो बच्चे, मुझ बूढ़े में इतनी जान नहीं कि मैं बार बार सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आऊँ। शिकस्त खुर्दा लहजे में बोलते वो उसे चौंकने पर मजबूर कर गए। दाजी, मैं समझी नहीं। खतरे उसे इर्द गिर्द अच्छे से महसूस होने लगे। या अल्लाह! दाऊद। किश्वा की सांस अटकी और वो फिर उसकी बात करने यहाँ आए हैं। ऐसी भी क्या बात थी जो इस पहर दाजी दाऊद के लिए फिर से उसके सामने खड़े थे। दाजी ने अभी थोड़ी देर पहले का सारा मंजर किश्वा से सामने मनोअन खोल कर रख दिया। शायद हमदर्दी का एहसास जागा था किश्वा के दिल में। शायद अपने और उसके दरमियान पाकीज़ा रिश्ते का असर था ये। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं दाजी? उनकी आंखों की बेबसी और झुके कंधों ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया, मगर फिर भी दिल को थपकी देकर उसने अपने शक को मिटाना चाहा। मैं तुम्हारी रुखसती चाहता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मुझे कबूल है दाजी। अब जब निकाह हो चुका था तो क्या फ़र्क पड़ता था, अब रुखसती होती या बाद में होती। सबसे बढ़कर उसने अपनी चाहत को अल्लाह के आगे सपुर्द कर दिया।
رہی بات داؤد کے کردار کی تو اسے اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ اسے بہترین سے نوازے گا۔ بیٹا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ احسان نہیں ہے داجی، بس ہلکی آواز میں وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ کاش آپ میری محبت کو احسان کی جگہ میری فرما برداری سمجھتے۔ اب نیند کہاں آنی تھی، اسے یقین تھا کہ مما شدید ناراض ہونے والی ہیں اس سے۔ 2 دن پہلے تک زندگی کتنی زیادہ پرسکون تھی اس کی، سب کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ اس کے داجی، اس کی ماں، حتیٰ کہ اس کی زندگی کا مالک بھی بدل گیا تھا۔ وہ کسی اور کے نام کی امانت بن چکی تھی جو اس پر اس سے بھی زیادہ حق رکھتا تھا۔ جب فون کی ٹون نے کشوا کو اپنی جانب متوجہ کیا، زینب کی بے شمار کالز، مسڈ کالز اور میسیجز موجود تھے۔ صبح کے میسیج میں سالگرہ وش کی گئی تھی، پینڈنگ کالز تھیں اور کل کے پیپر کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کل اس کا پیپر تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس وقت زینب تو کیا کسی سے بھی بات کرنے کی کنڈیشن میں نہ تھی۔ اس وقت وہ بس پرسکون سونا چاہتی تھی، لمبا سونا چاہتی تھی، بغیر کسی مداخلت کے۔ سر کے بل بستر پر لیٹی پچھلے 2 دنوں کے بارے میں وہ سوچنے لگی۔ سنہرے موسم کے ایک اور سنہری دوپہر، ہلکی ہلکی ہواؤں کے سنگ نرم گرم سی دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی، مگر اپنے کالج کے باہر اپنے ڈرائیور کے انتظار میں کھڑی سیاہ نقاب سے جھلکتی کشوا فرید کی آنکھوں کو یہ دھوپ بہت چبھ رہی تھی۔ بھوری آنکھیں دھوپ کی کرنوں میں نشیلی سنہری مائل لگ رہی تھیں، لمبی گھنیری پلکیں بھی دھوپ کی کرنوں کو روک پانے سے قاصر تھیں۔ جب سیاہ رنگ کی کرولا اس کے پاس آن رکی، آنکھوں میں شدید خفگی سموئے وہ جھنجھلاتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ رفاقت انکل آج آپ پھر لیٹ تھے۔ گاڑی میں خاموش بیٹھی کس وقت دھیمے لہجے میں بولی، سوری بیٹا جی، وہ بس تمنا بی بی کے کام چلا گیا تھا، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ تمنا، کشوا بڑبڑائی مگر بات کوئی نہیں کی۔ سر جھٹک کر اس نے اپنا فون نکال کر اپنی مما کو میسیج کیا۔ یہی سنہری کرنیں جتوئی ہاؤس پر بھی اتری تھی۔ یہ منظر جتوئی ہاؤس کا تھا، اپنی خوبصورتی پر نازاں، پورے آپ و تاب سے کھڑی 4 کنال پر محیط یہ 3 منزلہ کوٹھی ہر دیکھنے والے کو رشک کرنے پر مجبور کرتی تھی، جس میں ہر رنگ کا امتیاز شامل تھا۔ جتوئی ہاؤس میں رہنے والے بھی بلا شبہ خوبصورت سترنگی طبیعت کے مالک تھے، کوئی غسیل تو کوئی حد سے زیادہ میٹھا، کوئی چھپا ہوا تو کوئی بہت ظاہر، کوئی نرم تو کوئی گرم، بلکہ آپ خود اندر جا کر دیکھ لیں۔ یہ دوسری منزل سے کھلکھلاتی آواز کلیم جتوئی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی، سب سے چھوٹی صاحبزادی اور گھر بھر کی لاڈلی تمنا جتوئی کی تھی، جو اس وقت ولاگ بنانے میں مشغول تھی۔ اوکے بائے گائز، پھر ملاقات ہوگی۔ میں ہوں آپ لوگوں کی پیاری تمنا جتوئی اور آج کا ولاگ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں یار، دیری کس بات کی۔ اوکے بائے۔ فون آف کرتے وہ اپنے بیڈ پر گری۔ اف، کتنا مشکل ہے نا یہ ڈیلی ولاگ۔ تمنا حسنہ کی طرف دیکھ کر بولی، جو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنا ہیئر سٹائل بنانے میں بزی تھی۔ تو چھوڑ دو، پف سیٹ کرتے انتہائی لاپرواہی سے کہا گیا۔ چھوڑ دوں؟ 2 ملین سبسکرائبرز ہیں میرے، ایسے ہی چھوڑ دوں؟ منہ بسور کر اٹھ کر حسنہ کے کندھے پر اس نے دموں کا جڑا۔ تنو تیرا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ شٹ اپ، تمنا نام ہے میرا، پینڈو، تنو نہیں ہے۔ اور ادھر دو، ہر وقت اپنا ہی چہرہ سنوارتی رہتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے گلابی رنگ کا لپ گلوس کھینچ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر لگایا۔ تنو نہیں، تمنا۔ اپنا کندھا سہلا کر حسنہ بڑبڑاتی بیڈ پر اپنا بیگ ہاتھ میں تھامے باہر نکل گئی۔ یہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی کلیم جتوئی کے بڑے بیٹے کی چھوٹی بیٹی حسنہ سعید جتوئی تھی، جو اس وقت یونیورسٹی جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ مما بچاؤ، یہ گھر بھر کے فتنے بقول گھر والوں کے۔ 19 سال کا زید نوید بھاگتا ہوا کچن میں آیا، جہاں مسز نوید اور مسز سعید کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ کیا ہوا زید؟ جب فوراً ہی ہو بہو زید کی شکل و صورت والا مکمل بھیگا عائد وہاں پہنچا۔ مما میں اسے مار دوں گا، آج اس نے مجھے گیلا کر دیا اور میری اسائنمنٹ پھاڑ دی ہے۔ مسز نوید سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گھوڑے جتنے ہو گئے ہو دونوں، میں نوید صاحب کو بتاتی ہوں۔ بابا نہیں، ان دونوں کا رنگ اڑا۔ نہیں مما پلیز، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ نہیں نا، عائد زید کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ جی مما، کچھ نہیں ہوا۔ وہ دونوں گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہوئے، اور یہ اب اپنے سیاہ ابائی میں اس کمرے میں داخل ہوتی لڑکی کلیم جتوئی کے مرحوم منجلے بیٹے کی اکلوتی بیٹی کشوا جتوئی تھی، جس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کنڈی لگائی، اب عبایا اور نقاب اتار کر گہرا سانس لیا۔ لبوں پر ہلکی ہلکی نمی تھی جو
اب عبایا اور نقاب اتار کر گہرا سانس لیا۔ لبوں پر ہلکی ہلکی نمی تھی جو یقیناً دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پسینہ بن کر نمودار ہوئی تھی۔ اب اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ دوسری منزل کے سب سے بڑے کمرے میں نظر دہراؤ تو دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لیتے انصر سعید جتوئی صاحب تھے، گھر کے سب سے پہلے پوتے جو حال ہی میں UK سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئے تھے، جبکہ ان کی والدہ ماجدہ کا حکم تھا کہ ان کے ہونہار بیٹے کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تیسری منزل پر اگر نظر جائے تو وہاں عجیب سا اندھیرا تھا، وحشتناک سا اندھیرا۔ وہاں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے برسوں سے وہاں کوئی گیا ہی نہ ہو۔ پھر یکدم ہی خاموش فضا میں کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر لگاتار سامان کے پٹخے جانے کی عجیب سسکیاں، چیخیں، اور پھر یکدم سکوت چھا گیا۔ کلیم جتوئی صاحب جتوئی ہاؤس کے سربراہ، جن کی بیگم چند سال پہلے اس دنیا کو خیر بات کہہ کر چل بسی تھی۔ کلیم جتوئی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ پہلے بیٹے سعید جتوئی، پھر دانیہ جتوئی، فرید جتوئی اور سب سے آخر میں نوید جتوئی۔ کلیم صاحب جلد ہی اپنے سب بچوں کی شادیاں کروا کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے تھے، سوائے دانیہ جتوئی کے۔ ان کے بیٹوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ 3 منزلہ جتوئی ہاؤس میں رہنے والے وہاں کے سربراہان سمیت سب کافی ماڈرن تھے۔ نشے اور حرام چیزوں کے سوا ہر چیز کی آزادی تھی۔ سب سے پہلے سعید جتوئی اور خمسہ، جن کے 2 بچے تھے، انصر سعید جو پڑھائی مکمل کر کے پاکستان واپس آ چکا تھا، اور حسنہ سعید جو ابھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، پھر فرید جتوئی اور سوریا، جن کی ایک ہی بیٹی تھی کشوا جتوئی، جو بچیوں میں سب سے بڑی تھی، مگر قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے اس نے دنیاوی تعلیم دیر سے شروع کی اور وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ فرید صاحب کی چند سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی۔ ان کے بعد سوریا بیگم نے ہی ان کے حصے کا بزنس سنبھالا تھا۔ پھر کلیم جتوئی، جن کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی تمنا جتوئی اور پھر 2 جڑواں بیٹے زید اور عائد جو کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، اور پھر دانیہ جتوئی جس کی شادی کلیم صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی۔ دانیہ جتوئی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی زندگی میں اس وقت طوفان آیا جب علیم کاظمی نے انہیں طلاق دے کر 5 سالہ بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تب سے وہ جتوئی ہاؤس واپس آ گئی تھی۔